उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए के हमलों से दहशत मच गई। वहां भेड़िए ने फकरपुर ब्लॉक के एक गांव में 5 साल की एक बच्ची पर हमला कर उसकी जान ले ली। बच्ची का शव गांव के पास ही गन्ने के एक खेत में मिला। गांव के लोगों के मुताबिक 4 दिन के अंदर वो आदमखोर भेड़िया एक बकरी को खा गया, 2 मासूम बच्चियों को मार डाला और एक बुजुर्ग महिला की गर्दन नोच ली। भेड़िए के हमलों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फकरपुर ब्लॉक के कई गांवों के लोग बुरी तरह डर गए। गांव वालों ने बताया कि भेड़िया बेखौफ होकर दिन के उजाले में गन्ने के खेत से निकलता है और लोगों पर हमले करता है। भेड़िए के खौफ से गांव वालों का दिन के वक्त भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उसके आतंक की खबर मिलते ही वन विभाग भी एक्शन में आ गया। बहराइच में वन विभाग की टीम ने उन गांवों का दौरा किया जहां भेड़िए ने हमले किए। अधिकारियों ने गांव के चारों तरफ पिंजरे लगवा दिए। वन विभाग के कर्मचारियों ने गन्ने के खेतों और झाड़ियों और मान में भेड़िए की तलाश शुरू कर दी। वन विभाग ने दावा किया कि जल्द ही आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। बहराइच में पिछले साल भी भेड़ियों ने वहां की महसी तहसील में भयानक दहशत मचाई थी। पिछले साल जुलाई से सितंबर के महीनों के बीच महसी तहसील में भेड़ियों ने 10 बच्चों समेत 11 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। हालांकि बाद में वन विभाग ने कई भेड़ियों को पकड़ लिया था, लेकिन करीब 1 साल बाद एक बार फिर बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने दहशत मचा दी। लोग खौफ से भर गए, दिन रात पहरा देना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले देते थे। इस बार भेड़िए का आतंक बहराइच के फकरपुर ब्लॉक के गांव में दिखा, क्योंकि वहां 4 दिनों के अंदर आदमखोर भेड़िए ने 4 हमले कर दिए। मंझारा तौकली गांव में घर के भीतर मां के साथ बैठी 5 साल की बच्ची को भेड़िए ने उठा लिया। पूरी रात तलाश करने के बाद अगली सुबह बच्ची का शव गांव के पास गन्ने के खेत से बरामद हुआ। इस घटना के अगले ही दिन भेड़िया उसी गांव में दोबारा लौटा। उसने एक और बच्ची पर हमला किया, लेकिन मां के शोर मचाने पर बच्ची की जान बच गई। गांव वालों ने बताया कि थोड़ी ही देर बाद वही भेड़िया एक बुजुर्ग महिला पर टूट पड़ा और उनकी गर्दन पर गहरे जख्म दे दिए। हालांकि गांव वालों की चीख पुकार सुनकर भेड़िया वहां से भाग गया। घायल महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाय को चारा खिला रही थी, अचानक पीछे से आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया इनके ऊपर। इन हमलों के बाद भेड़िए ने एक बकरी को अपना शिकार बनाया। भेड़िया है, बकरी पकड़ी से देखा है किसी ने? सब लोगों ने देखा है। इससे पहले आदमखोर भेड़िए ने भौरी गांव के बोहरवा इलाके में 3 महीने की एक बच्ची को उठा लिया था। काफी तलाश के बाद मासूम का कटा हुआ सिर गांव के बाहर मिला था। वन विभाग की टीम गांवों में पहुंची और भेड़िए की तलाश शुरू कर दी। पिंजरे भी मंगवा लिए गए, लेकिन भेड़िए की दहशत से गांव के लोग बुरी तरह डरे हुए नजर आए। उधर बिहार के सहरसा में कम वेतन मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री को घेर लिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एनडीए के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कई सफाई कर्मी वहां इकट्ठा हो गए और श्रवण कुमार का विरोध करने लग गए। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ 3000 रुपए वेतन मिलता है, जो उनके काम के हिसाब से बहुत कम है। इसके अलावा उन्हें कोई सुविधा भी नहीं मिलती। सफाई कर्मियों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने के साथ साथ प्रमोशन की भी मांग की। इन्हीं मांगों पर अड़े सफाई कर्मियों ने श्रवण कुमार को घेर लिया। इसके बाद श्रवण कुमार पैदल ही वहां से निकलने लग गए, लेकिन सफाई कर्मी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इसके बाद जब श्रवण कुमार अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे तो कुछ सफाई कर्मी उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटा दिया। फिर ग्रामीण विकास मंत्री वहां से निकल गए, लेकिन इससे पहले वहां जमकर बवाल हुआ। गुस्साए सफाई कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री की गाड़ी के चारों तरफ फैल गए। उन्होंने उस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी लगातार उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सफाई कर्मी उनकी गाड़ी के आगे ही डटे रहे। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के काफिले की गाड़ियां लगातार हॉर्न बजाती रहीं। उनमें एक सफाई कर्मी तो उनकी गाड़ी के आगे लेट गया। ये देखते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे धक्का मारकर पीछे हटा दिया, लेकिन इसके बाद भी उस सफाई कर्मी ने कई बार उनकी गाड़ी के सामने लेटने की कोशिश की। इसकी वजह से उसके और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। काफी देर के हंगामे के बाद आखिरकार श्रवण कुमार का काफिला वहां से निकल गया। इससे पहले श्रवण कुमार पैदल चलते हुए अपनी गाड़ी तक आते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक जैसे ही वो कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे, सफाई कर्मियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो पैदल ही वहां से निकल गए। वो सफाई कर्मी वेतन बढ़ाने और प्रमोशन करने की मांग कर रहे थे। इधर हरियाणा के कैथल में गवाही से बार बार गैर हाजिर रहने पर पुलिस इंस्पेक्टर को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बताया गया कि राजेश कुमार नाम के वो इंस्पेक्टर हत्या से जुड़े एक मामले की जांच कर रहे थे। उस केस के जांच अधिकारी होने की वजह से उन्हें गवाही के लिए बार बार कोर्ट बुलाया जा रहा था, लेकिन उन पर आरोप लगा कि वो लगातार सुनवाई में नहीं पहुंच रहे थे।
इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। फिर तारीख मिलने पर वो हाजिर तो हुए, लेकिन वो आधा घंटा लेट पहुंचे। इस बात पर जज का गुस्सा और भड़क गया और जब वो इंस्पेक्टर गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे तो जज ने उन्हें लॉकअप में बंद करने का आदेश दे दिया। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और वो इस फैसले को सुनकर चौंक गए। वहां वो इंस्पेक्टर काफी देर तक सलाखों के पीछे रहे। इस पर कुछ लोगों ने जज के आदेश को अपमानजनक बताया तो कुछ का कहना था कि उनके कार्रवाई करने का तरीका गलत था। हालांकि बाद में उस इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इससे पहले वो इंस्पेक्टर सलाखों के पीछे बंद नजर आए। उन्हें कैदियों को रखने वाले लॉकअप में बंद देखकर दूसरे पुलिसकर्मी हैरान हो गए। जानकारी के मुताबिक वो इंस्पेक्टर हत्या से जुड़े एक मामले की जांच कर रहे थे और इसी केस में गवाही देने के लिए उन्हें कई बार कोर्ट बुलाया गया। आरोप लगा कि कई बार आदेश देने के बाद भी वो नहीं आए। इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद वो इंस्पेक्टर गवाही देने पहुंचे, लेकिन उन्हें आधे घंटे की देरी हो गई। इस पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसे सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि जज की तरफ से उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया गया। मेरे पास आया था, बोला इंस्पेक्टर साहब को अंदर देना है। मैंने कहा भाई कोई लिखित आदेश दो मेरे को। बोला कि लिखित में तो मेरे पास आदेश नहीं है। जब उन्हें हिरासत में लेने का आदेश आया तो कैदियों की सुरक्षा संभाल रहे एक पुलिस अधिकारी ने आपत्ति जताई। हालांकि बाद में लिखित आदेश मिलने पर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को लॉकअप में डाल दिया। इस फैसले के बाद उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। हालांकि 1 घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला गया और कोर्ट में उनकी पेशी की गई। इधर दिल्ली हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट को खाली करवा लिया। हालांकि तलाशी अभियान के दौरान कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से घटना पर रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वो एक दूसरे पर डंडों से वार करते दिखे। एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने शराब के नशे में उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। इसी बात पर उनके बीच पहले बहस हुई और फिर मारपीट हो गई। घटना चोला थाना क्षेत्र में हुई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गुंडा एक्ट के तहत रंजीत उर्फ भोला नाम के बदमाश को जिला बदर यानी जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने बाकायदा मुनादी कर रंजीत को जिला बदर किया। रंजीत पर गुंडा एक्ट समेत कई केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जमीन के झगड़े को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। इस मारपीट में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में आबकारी विभाग की टीम पर उस वक्त हमला कर दिया गया जब वो एक शराब ठेके के नजदीक एक कैंटीन में शराब परोसे जाने की सूचना पर चेकिंग के लिए पहुंची। हमलावरों ने न सिर्फ आबकारी विभाग के सिपाहियों की लाठियों से पिटाई की बल्कि उनकी वर्दी भी फाड़ डाली। घटना आगरा के एतमादपुर इलाके की रही। पुलिस को सूचना मिली थी कि अंग्रेजी शराब की दुकान के पास ही कैंटीन में लोगों को शराब परोसी जाती है, जो कानूनी रूप से गलत है। सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने उस कैंटीन पर रेड मारी। आबकारी विभाग की टीम के वहां पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कैंटीन में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन 10 से 12 लड़कों ने आबकारी विभाग की टीम को घेर लिया, गाली गलौज शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आबकारी विभाग के मुताबिक सिपाहियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमला कर दिया और लात घूंसे बरसाने के साथ लाठियों से हमला किया। इसके बाद तो आगरा में एतमादपुर हाईवे की सर्विस रोड मानो जंग का मैदान बन गई। हमलावरों ने आबकारी विभाग के सिपाहियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक सिपाही को तो उन लोगों ने घेर लिया। उन्होंने उस सिपाही को न सिर्फ लाठियों से पीटा बल्कि उनकी वर्दी भी फाड़ दी। बवाल के दौरान आबकारी निरीक्षक सुमन सिसोदिया वहां खड़ी नजर आईं। छापेमारी के दौरान हमला होने से वो भी बुरी तरह दहशत में दिखी। आबकारी निरीक्षक सुमन सिसोदिया को सूचना मिली थी कि एतमादपुर इलाके में हाईवे की सर्विस रोड पर मौजूद शराब की दुकान के नजदीक एक कैंटीन में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है। इसी की जांच के लिए वो वहां अपनी टीम के साथ पहुंची थी। आबकारी विभाग के मुताबिक हमले में रामकमल नाम के सिपाही की आंख में चोट लग गई। आबकारी विभाग ने आरोप लगाया कि हमलावर नशे की हालत में थे। आबकारी विभाग ने सभी हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच जमकर बहस हो गई। इस दौरान राहुल गांधी ने मंत्री दिनेश सिंह पर चर्चा रोकने का आरोप लगाया। हंगामा रायबरेली के डीएम ऑफिस में हुआ।
वहां राहुल गांधी ने रायबरेली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। इसमें मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल हुए। बैठक में 42 पॉइंट पर चर्चा होनी थी, मगर वहां मौजूद कुछ सदस्यों ने उन मुद्दों से अलग जनता के मुद्दों को उठाया। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आपत्ति जताई और बैठक में पहले से तय मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए जोर दिया। इसी बात को लेकर उनके पास बैठे राहुल गांधी ने उन्हें टोक दिया। उन्होंने दलील दी कि अगर जनता से जुड़ा मुद्दा है तो उसे एक बार सुनना चाहिए, लेकिन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह लगातार इस बात पर अड़े रहे कि चर्चा सिर्फ तय बिंदुओं पर ही होनी चाहिए। इसी बात पर राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच बहस शुरू हो गई। उनके बीच कुछ देर तक बहस होती रही। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि पिछले साल दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी की टिकट पर रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि साल 2018 से पहले वो कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ गए थे। बहस की ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब राहुल गांधी 9 सितंबर को 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे और अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने रायबरेली के डीएम ऑफिस में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। उसी बैठक में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल हुए। मीटिंग में 42 मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब बैठक में शामिल कुछ सदस्यों ने उन बिंदुओं से अलग जनता के कुछ मुद्दों को उठाया। लेकिन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस पर असहमति जताई और यह कहा कि बैठक में पहले से तय मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए। इसे लेकर राहुल गांधी ने उन्हें टोक दिया, जिसके बाद उनके बीच बहस शुरू हो गई थी। उस बैठक में अमेठी लोकसभा सीट से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि अध्यक्ष जन समस्याओं के मुद्दों पर भी चर्चा करा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी दिनेश प्रताप सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद चाय को लेकर राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक दूसरे पर चुटकी ली, जिससे माहौल बदल गया था। उधर गुजरात के अहमदाबाद में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली इस घटना ने सनसनी मचा दी। हमलावरों ने पहले उस व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला किया, फिर जब वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए तो उन्हें गाड़ी से कुचल दिया। इसके बाद भी जब उनके शरीर में हलचल हुई तो बदमाशों ने फिर उन पर कई वार किए। इस दौरान उस व्यक्ति ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक साथ इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर पाए। पूरी घटना बीच सड़क पर हुई। उसे जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि बदमाशों ने किस वजह से उनकी हत्या की, लेकिन इसके बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया। जिस जगह यह वारदात हुई वहां से पुलिस स्टेशन कुछ ही दूरी पर है। घटना की जानकारी मिलने पर वहां पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों को पकड़ने में जुट गई, क्योंकि हत्या करने के बाद सभी हमलावर जिस गाड़ी से आए थे उसी से फरार हो गए। उन्होंने एक साथ मिलकर उस व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। उस व्यक्ति को बचने का कोई मौका ही नहीं मिल सका। इन ताबड़तोड़ हमलों से वो जमीन पर गिर गए। इस बीच एक हमलावर ने उनके सिर पर वार कर दिया। ये वार ऐसा था कि धारदार हथियार उनके सिर में ही फंस गया, लेकिन इसके बाद भी किसी के हाथ नहीं रुके। उन्होंने हमला करना जारी रखा। जब उन बदमाशों का मन भर गया तब वो वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपनी गाड़ी लेकर फिर वहां पहुंचे। आते ही उन्होंने जमीन पर गिरे उस व्यक्ति को गाड़ी से कुचल दिया। इसके बाद भी वो भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे। तभी जमीन पर गिरे उस व्यक्ति के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। ये देखकर बदमाश अपनी गाड़ी से एक बार फिर बाहर निकले और उन पर टूट पड़े। दोबारा हुए इन हमलों से उस व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि बदमाशों ने किस वजह से उनकी बेरहमी से हत्या की। इधर उत्तर प्रदेश के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा बंद कर दी गई। वहां आम श्रद्धालु हों या फिर वीआईपी, सबको एक ही लाइन में लगाकर दर्शन करने होंगे। यह फैसला बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था में सुधार के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की पावर मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने लिया। पावर मैनेजमेंट कमेटी की यह चौथी बैठक थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कमेटी ने यह तय किया कि बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन जैसी कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मंदिर में दर्शन के समय में भी कई बदलाव किए गए। मंदिर पहले के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा देर तक खुला रहेगा। साथ ही यह फैसला भी लिया गया कि मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी बेहतर सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपी जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वहां सुरक्षा कर्मियों के श्रद्धालुओं से धक्का मुक्की करने के कई मामले सामने आ चुके हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बनाई इस पावर मैनेजमेंट कमेटी ने सबसे बड़ा फैसला ये लिया कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा बंद की जाएगी। इसके अलावा सर्दियों और गर्मियों में मंदिर के कपाट खुलने का वक्त भी तय कर दिया गया। यह भी तय किया गया कि सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक जो आरती होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। मीटिंग में मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा किसी और निजी सुरक्षा एजेंसी को सौंपने पर भी सहमति जताई गई। हमारे कमेटी द्वारा नामित गोस्वामी बंधुओं द्वारा, सदस्यों द्वारा लगभग सभी प्रस्तावों पर, सभी विचारों पर चर्चा करते हुए सकारात्मक रूप से अपना योगदान दिया। ये फैसले इसलिए लिए गए क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसकी वजह से वहां कई बार भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। वृंदावन के विख्यात संतों में एक प्रेमानंद महाराज भी जब दर्शन के लिए बांके बिहारी मंदिर पहुंचे तो वहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वो मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच से निकलकर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे। उधर गुजरात के कांडला एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद स्पाइस जेट के एक विमान का एक पहिया टूट गया। गुजरात के कांडला एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान स्पाइस जेट फ्लाइट का एक पहिया रनवे पर गिर गया, जिससे वहां कोहराम मच गया। फ्लाइट कांडला से मुंबई जा रही थी और उसमें 75 यात्री सवार थे। पहिया गिरने के बाद पायलट ने उड़ान जारी रखी। बाद में मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवा ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर अहम टिप्पणी की और कहा कि साफ हवा का हक सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रह सकता। यानी पर्यावरण को बचाने की नीति सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज और निर्माण पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने छेड़छाड़ मामले के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया गया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ छेड़छाड़ के अलावा कई और मामले भी दर्ज हैं। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। अवैध पशु कटान का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मोटरसाइकिल से जा रहे एक दारोगा को एक गाड़ी ने सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना को जिसने भी देखा दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि गाड़ी की टक्कर में वो दारोगा हवा में कई फीट तक उछल गए और सड़क पर सिर के बल दूर जा गिरे। यही नहीं, वो सड़क पर घिसटते हुए पास में बने एक चबूतरे से भी टकरा गए। उनका सिर सीधे उस चबूतरे में लगा। इसके बाद तो दारोगा बेसुध हो गए। आसपास खड़े लोग फौरन मदद के लिए पहुंचे। वो दारोगा को उठाने लग गए, लेकिन इतने में जिस कार ने टक्कर मारी उसके ड्राइवर ने गाड़ी को पीछे किया और वहां से भाग निकला। यानी मदद करने की बजाय वो फरार हो गया। हादसा वहां महिला पुलिस थाने के ठीक सामने हुआ। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने घायल दारोगा को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी कार वाले की तलाश भी तेज कर दी, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल पर सवार दारोगा को जोरदार टक्कर मार दी। दिल दहला देने वाला हादसा वन वे सड़क पर हुआ, यानी ऐसा रास्ता जिस पर एक तरफ से गाड़ियां आ रही थीं तो दूसरी तरफ से जा रही थीं। टक्कर तब हुई जब वो गाड़ी अचानक दारोगा की बाईं तरफ से आ गई। हालांकि उन्होंने कार को देख लिया था और उससे दूर जाने की भी कोशिश की, लेकिन रास्ते पर मुड़ रही उस कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उनकी भिड़ंत हो गई। कार से टकराते ही दारोगा किसी खिलौने की तरह हवा में उछल गए। वो सड़क पर सिर के बल गिरे। उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था और घिसटते हुए पास के चबूतरे से जा भिड़े। कुछ लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन इस बीच आरोपी कार वाला मौका देकर वहां से फरार हो गया। दंग कर देने वाला यह हादसा लखीमपुर खीरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ। वहां महिला पुलिस थाने के बाहर दारोगा को टक्कर मारी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई। पुलिस ने घटना के बाद भागे कार वाले की भी खोजबीन शुरू कर दी। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीच सड़क पर हुई गोलीबारी से सनसनी मच गई। आरोप लगा कि वहां एक सनकी लड़के ने एक लड़की पर कई गोलियां चला दी। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने पुलिस पर भी गोली चलाने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने उस पर आंसू गैस के गोले दाग दिए और उसे काबू कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया। उस लड़के को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पुलिस इस बात की जांच में जुड़ गई कि आखिर उस लड़के ने गोली क्यों चलाई। लेकिन बीच सड़क पर हुई गोलीबारी से वहां दहशत मच गई। वो लड़की सड़क के बीच पड़ी नजर आई।
जबकि वो लड़का हाथ में बंदूक लिए उसके पास ही खड़ा रहा। कट्टा छोड़ दे, सिलेंडर कर दे, जमीन पर डाल दे कट्टा। नहीं दे रहा ना, वो कह रहा है एसपी को बुलाओ। उसके हाथ में बंदूक देखकर किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो काफी देर तक उस लड़की के आसपास मंडराता रहा। आरोप लगा कि इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने पुलिस पर भी बंदूक तान दी। हालात ऐसे हो गए कि उसे काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। एक तरीके से साइको टाइप का एक्ट कर रहा था और पुलिस जब पहुंची तो पुलिस पे भी आक्रामक हो रहा था लगातार। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। पुलिस के मुताबिक उस सनकी लड़के ने उस लड़की के चेहरे पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। इसकी वजह से उस इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और इस घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुट गई। इधर राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस नेता धनपत चायल के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत मच गई। फायरिंग की वजह से घर में लगे कांच तक टूट गए। दरवाजे, दीवार, खिड़कियों पर भी गोलियों के निशान मिले। राहत की बात यह रही कि बदमाशों की गोली से कोई घायल नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुला लिया गया। फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर नाम के गैंगस्टर की तरफ से एक पोस्ट डाली गई। उस पोस्ट में हैरी बॉक्सर ने कांग्रेस नेता के घर पर गोली चलाने की जिम्मेदारी ली। हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर बताया जाता है। उसने पोस्ट में धमकी दी कि अगर कांग्रेस नेता धनपत चायल ने उसकी बात नहीं मानी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। कांग्रेस नेता धनपत चायल ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि कुछ रोज पहले उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले आदमी ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताते हुए उनसे 5 करोड़ रुपयों की डिमांड की थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने रोहित गोदारा के घर पर छापेमारी भी की और यह पता लगाने की कोशिश की कि गोली किस गैंग ने चलवाई थी, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग हो चुके हैं और दोनों ने मिलकर अलग गैंग बना लिया है। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि गोलियां किसने चलवाई, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग हुई उससे पूरे शहर में दहशत मच गई। बीकानेर के सादुलगंज इलाके में मौजूद धनपत चायल के घर पर बदमाशों ने सुबह करीब 4 बजे गोलियां चलाईं। दोनों बदमाश एक बाइक से उनके घर के बाहर पहुंचे। दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे। इसके बाद एक बदमाश ने पिस्तौल से उनके घर पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं और फिर दोनों वहां से भाग निकले। घटना के बाद हैरी बॉक्सर नाम के गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। सूत्रों के मुताबिक हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। पोस्ट में उसने धनपत चायल के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली और अगली बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन कहानी तब पलट गई जब धनपत चायल ने बताया कि कुछ रोज पहले गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से उनके पास व्हाट्सएप कॉल आया था और उनसे 5 करोड़ रुपयों की डिमांड की गई थी। दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप पर फोन आया था। जो व्यक्ति अपने आप को अपनी पहचान है, जो एक गोदारा रोहित गोदारा के नाम से अपने आप को बता रहा है। रोहित गोदारा पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर था, लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि कुछ वक्त पहले रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग हो गए थे। हालांकि फायरिंग की इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर गुजरात के साबरकांठा में एक महिला पानी की तेज धार में बह गई। गुजरात के साबरकांठा में एक नाले पर बने एक पुल को पार करते वक्त एक महिला पानी की तेज धार में बह गई। हिम्मतनगर के मेहतापुरवा में वो महिला अपने 2 बच्चों के साथ नाला पार करने की कोशिश कर रही थी। बाढ़ की वजह से नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। उनका संतुलन बिगड़ा और वो पानी में बह गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मामूली झगड़े के बाद एक गुट के कुछ लड़कों ने दूसरे गुट पर एसिड फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक उनकी कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई थी। इसके बाद समझौता करने की कोशिश में उनका झगड़ा और बढ़ गया। आरोप लगा कि इसके बाद कुछ लड़कों ने एसिड फेंक दिया और 6 लड़के उसमें घायल हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पिंकी नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई। आरोप उनके प्रेमी मुकेश पुजारी पर लगाया गया, जिन्होंने बाद में थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर पिंकी और मुकेश का झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में मुकेश ने रॉड मारकर पिंकी की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 पुलिस कर्मियों पर खाद्य वितरण के दौरान एक व्यक्ति की पिटाई करने का आरोप लगा। हालांकि जवा थाने की पुलिस ने मारपीट की बात से इनकार कर दिया। उसके मुताबिक उस व्यक्ति ने पुलिस से बदसलूकी की थी और इसके बाद उसे थाने ले जाया गया। संभवतः शराब पी होगी इन्होंने और गाली गलौज कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। इधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्कूल में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों की लड़ाई में एक छात्रा पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। बीच सड़क पर स्कूल ड्रेस में मौजूद उन लड़कियों ने उस छात्रा के चेहरे और पीठ पर ब्लेड से वार किए।
घटना 9 सितंबर की बताई गई। हालांकि इस हमले के बाद वो पीड़ित छात्रा न तो कोई बयान देने की हालत में थी, न ही ये बता पाने की हालत में थी कि उसके साथ क्या और क्यों हुआ। उसकी हालत थोड़ी सुधरने के बाद पता चला कि जिन लड़कियों ने उस पर ब्लेड से वार किया उनसे उसकी कहासुनी हो गई। छात्रा के मुताबिक उसका झगड़ा उसी के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की से हुआ था। आरोप लगाया गया कि इस झगड़े के बाद उस लड़की ने दूसरे स्कूल में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया और पीड़ित को छुट्टी होने के बाद बीच रास्ते में रोक लिया। इसके बाद उन लड़कियों ने छात्रा को धमकाया और इसके साथ धक्का मुक्की की। इसी बीच उनमें एक लड़की ने छात्रा को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे और पीठ पर ब्लेड चला दिया। जैसे ही उसके चेहरे से खून बहना शुरू हुआ, उसने फौरन रुमाल से उसे दबाया और घर की तरफ चल पड़ी। उसके घर पहुंचने के बाद परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया गया। परिवार के लोगों के मुताबिक ब्लेड का घाव इतना गहरा था कि उनकी बेटी कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी हालत होने के बावजूद पुलिस ने उन पर यह दबाव डाला कि अगर शिकायत दर्ज करवानी है तो बयान देने के लिए पीड़ित को थाने में लाना होगा, वो भी तब जब वो ब्लेड से हुए हमले से बुरी तरह घायल थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्कूल से लौट रही उस छात्रा को कुछ लड़कियों ने रोका और उनमें एक लड़की ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। हमला करने वाली लड़कियां भी नाबालिग बताई गईं। वो लड़कियां भी स्कूल यूनिफॉर्म में दिखी। उन्होंने पीड़ित के साथ धक्का मुक्की की और इसी बीच उनमें एक लड़की ने उसे पीछे से जकड़ लिया। इससे पहले कि पीड़ित कुछ समझ पाती, उस लड़की ने उसके चेहरे और पीठ पर ब्लेड मार दिया। ये घटना 9 सितंबर की थी, लेकिन पीड़ित के परिवार वालों के मुताबिक उसे इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो 2-3 दिन तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उन लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि जब इसकी शिकायत करने वो पुलिस थाने गए तो पुलिस वालों ने पीड़ित के बयान के बिना उनकी शिकायत लिखने से मना कर दिया था। बच्ची जाने की हालत में भी नहीं है और आप सीसीटीवी कैमरे के पास क्यों जा रहे हो लेने के लिए? आप मीडिया वालों को क्यों बुला रहे हो? इस तरीके से धमकाया जा रहा है। पीड़ित नाबालिग के मुताबिक कुछ दिन पहले स्कूल की एक लड़की से उसका झगड़ा हुआ था। उसका आरोप है कि उसी लड़की ने दूसरे स्कूल में पढ़ने वाली अपनी कुछ दोस्तों को बुलाकर उसे रास्ते में रोका और उस पर ब्लेड से हमला करवाया। उधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नाला जाम होने पर नगरपालिका के अधिकारियों को फटकार लगा दी। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर निरीक्षण के लिए अपने काफिले के साथ पहुंचे, लेकिन वो सड़क पर भरे नाले के पानी को देखकर भड़क गए। उन्होंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर नगरपालिका के अधिकारियों को वहीं बुला लिया। नंदकिशोर गुर्जर ने अफसरों से सड़क पर नाले के गंदे पानी के भर जाने के कारण और वहां फैली गंदगी को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। इस दौरान आसपास के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने विधायक से गंदगी की समस्या को लेकर शिकायत की। लोगों की शिकायत मिलने पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बीच सड़क पर ही अफसरों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि नगर पालिका को सरकार की तरफ से शहर के रखरखाव के लिए मिलने वाले बजट का इस्तेमाल कहां किया जाता है। बीजेपी विधायक ने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इसके बाद नंदकिशोर गुर्जर ने नगर पालिका के अफसरों को 4 घंटे के अंदर चौक हुई नालियों को साफ करने और सड़क पर भरे पानी को पूरी तरह निकालने की चेतावनी दे दी। विधायक की सख्ती को देखते ही नगर पालिका प्रशासन हरकत में आ गया। आनन फानन में सफाई कर्मी और मशीनें लगाकर साफ सफाई शुरू करवा दी गई। लेकिन अपने इस अंदाज को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। गाजियाबाद में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर निरीक्षण के दौरान चौक पड़ी नालियों, सड़क पर भरे नाले के पानी और गंदगी को देखकर वो बुरी तरह भड़क गए। ये आपके ऑफिस में क्या है? क्यों बैठे रहते हैं? क्या है? इनको फील्ड में होना चाहिए कि नहीं? जेसीबी कहाँ है? एक बार आप उन्होंने नगर पालिका के अफसरों को बीच सड़क पर लोगों के सामने फटकार लगानी शुरू कर दी। कहाँ है तुम्हारी मशीन? क्या देख रहे हो? लेबर नहीं आना, सारी मशीन बुलाओ यहाँ। मुझे साफ चाहिए 4 घंटे में। इस दौरान जब नगर पालिका के अधिकारियों ने सड़क पर भरे नाले के पानी को लेकर अपनी दलील देने की कोशिश की तो नंदकिशोर गुर्जर ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। चेयरमैन को आपने दिया इसके रोड का जो हमारा तोड़ा है, डीएम के साथ बैठक हुई, वो साइन नहीं करेंगी, आपने लिख के भेजा, खाली कागज दबा के बैठे हो, इसका मतलब आप मिले हुए सारे। विधायक को अपने बीच पाकर वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूरे इलाके में गंदगी और नगर पालिका की लापरवाही की शिकायत की। इसके बाद बीजेपी विधायक ने अफसरों से सीधा सवाल कर दिया कि सरकार से मिलने वाले बजट का वो क्या करते हैं। आपके पास रखा है 20-25 करोड़ रुपए, किसका है? किसी के बाप का है क्या? सरकार, योगी सरकार पैसे दे रही है। नंदकिशोर गुर्जर के सख्त तेवर और फटकार के बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने सफाई कर्मियों और मशीनों को लगाकर नाले की सफाई शुरू करा दी। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में पार्सल डिलीवर करने के बहाने एक बदमाश ने एक महिला का मंगलसूत्र छीन लिया।
जानकारी के मुताबिक जिस वक्त वो बदमाश अश्विनी नाम की महिला के घर पहुंचा, वो अकेली थी। उसने पार्सल देने के बहाने उन्हें घर के गेट पर बुलाया। उस बदमाश ने उन्हें बताया कि वो पार्सल उनकी बेटी ने भिजवाया है। इसके बाद जब वो पार्सल लेने के लिए गेट पर आई तो उस बदमाश ने उनकी गर्दन पर झपट्टा मार दिया और इससे पहले कि अश्विनी उसे पकड़ पाती, वो बदमाश उनका सोने का मंगलसूत्र लूटकर वहां से भाग निकला। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि वो बदमाश उनका मंगलसूत्र लूटकर भाग गया। इससे पहले वो बदमाश हेलमेट पहनकर उनके घर के बाहर खड़ा नजर आया। वो पार्सल डिलीवर करने के बहाने उनके घर आया था। कुछ सेकंड बाद अश्विनी बाहर आई और गेट में बनी एक छोटी सी खिड़की से हाथ बाहर निकाला। उस बदमाश ने उन्हें साइन करने के लिए एक कागज दे दिया। इसके बाद अश्विनी ने उस कागज पर साइन किया और दोबारा उस बदमाश को देने आ गई। तभी अचानक उस बदमाश ने उस गेट में बनी ग्रिल से अपना एक हाथ अंदर डाला और सीधे उनकी गर्दन पर झपट्टा मार दिया। अश्विनी ने सोने का मंगलसूत्र पहना हुआ था। उस बदमाश ने वो मंगलसूत्र छीन लिया। इसके बाद उन्होंने वो गेट खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वो गेट ही नहीं खोल पाई और इसी बात का फायदा उठाकर वो बदमाश अपने स्कूटर पर बैठकर वहां से भाग निकला। अश्विनी के मुताबिक उस बदमाश ने बाहर से गेट बंद कर दिया था, इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाई। इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस थाने में जाकर केस दर्ज करवाया और पुलिस ने उस आरोपी की तलाश तेज कर दी। उधर पंजाब के मोहाली में एक कारोबारी के सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। उनमें एक पंजाब पुलिस के एआईजी भी शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक वो कारोबारी अपनी लाइसेंस वाली बंदूक लेकर एक बैंक के बाथरूम में गए और वहां खुद को गोली मार ली। इस घटना से उस बैंक में अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस भी पहुंच गई और उनके शव को कब्जे में ले लिया। राजदीप नाम के कारोबारी ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया और एक सुसाइड नोट भी लिखा। उन्होंने पंजाब पुलिस के एआईजी समेत 5 लोगों पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। कारोबारी ने सुसाइड नोट में लिखा कि उन 5 लोगों ने उनके परिवार को भी धमकाया, जिससे परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला लिया। राजदीप एक इमिग्रेशन कंपनी चलाते थे। दावा किया गया कि पंजाब पुलिस के एआईजी ने भी उनकी कंपनी में पैसे लगाए थे और आरोप लगाया गया कि अपने पैसे वापस लेने के बाद भी एआईजी लगातार उन्हें परेशान करते रहे। राजदीप ने सुसाइड करने से पहले जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए पंजाब पुलिस के एआईजी गुरजोत सिंह कलेर को ही जिम्मेदार ठहराया। मैं सुसाइड कर रहा ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁਰਜੋਤ ਕਲੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ मैं सुसाइड नोट 'ਚ सारा कुछ लिखता है। उनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला। उसमें भी उन्होंने गुरजोत सिंह कलेर समेत 5 लोगों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उन 5 ने मिलकर उनके परिवार वालों को भी कई बार धमकी दी और इसी बात से परेशान होकर उन्होंने अपनी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक राजदीप ने एक बैंक के वॉशरूम के अंदर खुद को गोली मार ली थी। मैं ही रिवॉल्वर ਦੇ ਨਾਲ अपने पुड़पुड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਸਾइड कर लिया बाथरूम ਦੇ ਵਿੱਚ। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस उस बैंक में पहुंच गई और उनके शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने राजदीप के वीडियो और सुसाइड नोट के आधार पर एआईजी समेत उन 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक राजदीप एक इमिग्रेशन कंपनी चलाते थे और मोहाली के सेक्टर 80 में अपने परिवार के साथ किराए पर रहते थे। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क पर चल रही एक कार आग की लपटों से घिर गई। घटना सोहना रोड पर हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि आग भड़कते ही कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। नेपाल के हिंसक प्रदर्शनों में होटल कारोबारियों को 2500 करोड़ से ज्यादा नेपाली रुपए यानी भारतीय रुपयों में करीब 1600 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया गया। प्रदर्शन के दौरान वहां 2 दर्जन से ज्यादा होटलों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की गई थी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच जान गंवाने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया। वहां 8 सितंबर से शुरू हुए बवाल में 1400 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आई। इधर बिहार के दरभंगा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग लड़की हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई। उस लड़की ने धमकी दी कि अगर उसके प्रेमी ने उससे शादी नहीं की तो वो टावर से नीचे कूद जाएगी या फिर बिजली के तार को पकड़कर अपनी जान दे देगी। जिस बिजली के टावर पर वो लड़की चढ़ी थी उससे करीब 8 लाख वोल्ट की बिजली गुजरती है। मतलब ये कि अगर किसी भी तरीके से वो लड़की बिजली के तार के संपर्क में आ जाती तो उसकी जान नहीं बच सकती थी। नाबालिग लड़की के टावर पर चढ़ने की खबर मिलने के बाद पूरे गांव के लोग वहां पहुंच गए। गांव के लोगों ने उस लड़की को समझाने की कोशिश की, हर तरीके से उसे मनाया गया, लेकिन लाख समझाने और मनाने के बाद भी वो लड़की मानी नहीं। इसके बाद तुरंत उस लड़की के प्रेमी को बुलाया गया, लेकिन इसके बाद भी वो लड़की नीचे आने के लिए तैयार नहीं हुई। बाद में लड़की के प्रेमी ने उससे शादी करने का वादा किया, जिसके बाद वो लड़की शांत हुई।
थोड़ी देर के अंदर वहां पुलिस की एक टीम भी पहुंच गई। बाद में गांव का एक लड़का जान जोखिम में डालकर उस लड़की को नीचे उतारने के लिए टावर पर चढ़ गया, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब लड़की अचानक टावर के और ऊपर चढ़ने लगी। हालांकि किसी तरह लड़का उसके पास पहुंचा और फिर उसे बड़ी सावधानी से नीचे ले आया। इसके बाद पुलिस नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी को थाने ले गई, लेकिन इस घटना की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, क्योंकि वो नाबालिग लड़की कई फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ी थी। वो इस बात की जिद पर अड़ी थी कि जब तक उसका प्रेमी सामने आकर ये नहीं कहेगा कि वो उससे शादी करेगा, तब तक वो नीचे नहीं आएगी। उसने धमकी दी कि वो टावर से नीचे कूद जाएगी या फिर बिजली के तार को पकड़कर खुदकुशी कर लेगी। लड़की की इस धमकी को सुनकर नीचे खड़े लोगों के पसीने छूट गए। चढ़ने के बाद उस क्रम में लड़की ने कहा कि लड़का जब तक नहीं आएगा नहीं तो हम जान दे देंगे। लड़की दरभंगा जिले में मौजूद किचका नाम के गांव की रहने वाली है। वो जिस टावर पर चढ़ी थी उससे करीब 8 लाख वोल्ट की बिजली गुजरती है। मतलब ये कि लड़की की जान खतरे में थी। गांव के लोगों ने तुरंत उसके प्रेमी को वहां बुलाया। इसके बाद उस लड़की को समझाने की कोशिश शुरू की गई। प्रेमी ने भी उससे शादी करने का वादा किया। इसके बाद उस लड़की को उतारने के लिए गांव का एक लड़का टावर पर चढ़ गया, लेकिन उस लड़के को ऊपर आता देख वो लड़की उग्र हो गई और तेजी से टावर पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। इतनी देर में पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंच गई। थोड़ी देर बाद वो लड़का किसी तरह लड़की के पास पहुंचा और फिर उसे समझा बुझाकर नीचे लाने में जुट गया। बड़ी सावधानी से उस लड़की को नीचे उतारा गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। उधर बेंगलुरु में एक स्कूल बस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। बेंगलुरु के एक इलाके में बारिश के बाद कीचड़ से भरी सड़क पर एक स्कूल बस गड्ढे में फंस गई। गड्ढे में फंसने के बाद वो बस अचानक एक तरफ झुक गई और पलटते पलटते बची। उसमें करीब 20 छात्र सवार थे। उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भोजपुरी में जानकारी दी। भारत और मॉरिशस के रिश्ता काशी के गली से, काशी के गलियारा से, गंगा घाट से जुड़ल बा। आज के दिन हमनी के देखनी के बनारस के बाजार में, काशी के नगरी में एक अनूठा उमंग रहे। भारत के दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने गए। वहां उन दोनों ने पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 71,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुबह मणिपुर से पीएम के दौरे की शुरुआत होगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने को लेकर यूरोपीय संसद में बवाल हो गया। संसद के सदस्य 2 गुटों में बंट गए। उनके बीच तीखी बहस हो गई। चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट तक मौन रखा जाना था। इसके लिए कुछ लोग अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए तो कुछ लोग बैठे ही रहे। जो लोग बैठे थे उन्होंने श्रद्धांजलि दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने चार्ली के दिए पुराने बयानों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वो नफरत फैलाने का काम करते थे। इसके बाद तो यूरोपीय संसद 2 धड़ों में बढ़ गई। यूरोपीय संसद यूरोप के 27 देशों की संसद है। वहां उन 27 देशों से चुने गए 700 से ज्यादा सांसद बैठते हैं। यूरोपीय संसद में बने कानूनों का असर यूरोप के 27 देशों पर पड़ता है। इनमें ज्यादातर देश अमेरिका के सहयोगी हैं। इसीलिए वहां श्रद्धांजलि देने के दौरान हुए हंगामे की चर्चा यूरोप से लेकर अमेरिका तक हो गई। ट्रंप के सबसे बड़े समर्थकों में शामिल रहे चार्ली कर्क को दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन पर तब हमला हुआ जब वो अमेरिका के यूटा राज्य में एक यूनिवर्सिटी के परिसर में भाषण दे रहे थे। उनके सामने करीब 3000 लोगों की भीड़ थी। वो लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी एक इमारत की छत पर छिपे हमलावर ने उन्हें गोली मार दी थी। वो गोली चार्ली कर्क की गर्दन में लगी और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। और तो और हमलावर भी वहां से भाग निकला था। हालांकि हत्या के करीब 24 घंटे बाद उसे पकड़ लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिया कि चार्ली कर्क की जान लेने वाले को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। सोशल एक्टिविस्ट चार्ली कर्क दक्षिणपंथी विचारधारा के थे और उनकी कई टिप्पणियां विवादों की वजह बनी थी। और इसीलिए यूरोपीय संसद में चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि दिए जाने पर हंगामा हो गया। संसद के सदस्य 2 गुटों में बंट गए। श्रद्धांजलि का विरोध करने वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यूरोप के 27 देशों की संसद यानी यूरोपीय संसद में चार्ली की हत्या की निंदा की गई। इसके बाद सभी सदस्यों से खड़े होकर कुछ देर के लिए मौन रखने को कहा गया। आधे सदस्य तो खड़े हो गए लेकिन बाकी बैठे ही रहे।
उन्होंने चार्ली के पुराने बयानों की वजह से उन्हें नफरत फैलाने वाला व्यक्ति बताया और श्रद्धांजलि का विरोध किया। इसी के बाद बवाल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले चार्ली कर्क को सरेआम गोली मार दी गई थी। उन पर अमेरिका में यूटा वैली यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया था। चार्ली जहां बैठे थे उसके सामने वाली इमारत की छत से उन पर गोली चलाई गई थी। हमलावर के वहां से भागने का भी एक वीडियो सामने आया। वो 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक फरार रहा, लेकिन लंबी खोजबीन के बाद उसे पकड़ लेने का दावा किया गया। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि कोर्ट से आरोपी को मौत की सजा मिलेगी। इधर अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के एक व्यक्ति की उनकी पत्नी और बेटे के सामने ही हत्या कर दी गई। आरोपी ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर वार किया और सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, उसने शरीर से अलग हुए सिर को किसी फुटबॉल की तरह उछाल दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वाकये के बारे में जिसने भी सुना वो दहल गया। जिस व्यक्ति की हत्या की गई वो एक होटल में काम करते थे। हमलावर भी वहीं काम करता था। बताया गया कि उनके बीच किसी मामूली बात पर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। आरोप लगा इसी बीच हमलावर ने चाकू निकाला और उनके सीने पर कई वार कर दिए। हमला होते ही वो व्यक्ति चीखने लगे। आवाज सुनकर उनकी पत्नी और बेटे बाहर आ गए। उन्होंने हमलावर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें धकेल दिया। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी जैसा धारदार हथियार निकाला और उसे सीधा उस व्यक्ति की गर्दन पर दे मारा। हमला होते ही सिर और धड़ अलग अलग हो गए। चारों तरफ खून बिखर गया। लेकिन वो हमलावर इतने पर नहीं रुका। उसने सिर को उठाया, उसे हवा में 2 बार उछाला। इसके बाद उसने सिर को एक कूड़ेदान में डाल दिया। हालांकि पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन हत्या के इस मामले ने सनसनी मचा दी, क्योंकि हत्या के बाद धड़ से अलग किए गए सिर को आरोपी ने किसी फुटबॉल की तरह दूर फेंक दिया। बाद में जमीन पर गिरे सिर को उसने उठाया और उसे पास के कूड़ेदान में डाल दिया। वो बड़े ही आराम से वहां से फरार हो गया। टेक्सास के डैलस शहर में भारतीय मूल के जिस व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई उनका नाम चंद्रमौली था। वो 50 साल के थे और एक होटल में काम करते थे। चंद्रमौली की हत्या उनकी पत्नी और बेटे की आंखों के सामने की गई। बताया गया कि चंद्रमौली जिस होटल में काम करते थे वहां के एक कर्मचारी से वॉशिंग मशीन चलाने को लेकर उनका झगड़ा हो गया था। आरोप लगा इस दौरान उस कर्मचारी ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी गर्दन काट दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने चंद्रमौली के कटे हुए सिर के साथ भी हैवानियत दिखाई। हालांकि जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। उधर नेपाल में हुए हिंसक आंदोलन के बीच फंसे उन भारतीय पर्यटकों को बचा लिया गया जिनकी बस पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। भारत सरकार उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले आई और उनकी बस भी नेपाल सीमा को पार कर भारत में पहुंचाई गई। आंध्र प्रदेश के रहने वाले वो श्रद्धालु बनारस होते हुए नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। तभी वहां अचानक भड़के हिंसक आंदोलन में उनकी बस फंस गई थी। उन लोगों के मुताबिक काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनकी बस को घेर कर उस पर पत्थर बरसा दिए थे। आरोप तो ये भी लगे कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनमें कई लोगों के साथ लूटपाट की, महिलाओं के गहने छीन लिए थे, उन सबके मोबाइल फोन भी लूट लिए थे। इस घटना का पता चलते ही नेपाल में मौजूद भारतीय दूतावास ने दिल्ली में खबर दी, जिसके बाद उन सभी लोगों को एक खास विमान से दिल्ली पहुंचाया गया। इसके बाद वो बस भी भारत पहुंचा दी गई जिस पर हमला हुआ था। और उस बस को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि नेपाल के हिंसक आंदोलन के बीच फंसे भारतीय श्रद्धालुओं की हालत कितनी खराब रही होगी। उपद्रवियों ने उस बस का एक एक शीशा तोड़ दिया था। उस बस के एक तरफ के शीशे चकनाचूर दिखे, जिस पर एक प्लास्टिक शीट लगी नजर आई और पुलिस इस घटना की जांच में लगी दिखी। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के रहने वाले वो श्रद्धालु बनारस के रास्ते नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। उनके मुताबिक 9 सितंबर को जब वो लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने उनकी बस पर पत्थरों से हमला कर दिया था और कई लोगों को बुरी तरह पीटा भी था। और उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उन उपद्रवियों ने बस में बैठे लोगों के साथ लूटपाट भी की। इनमें से कुछ लोगों के मोबाइल फोन या सोने की चेन भी छीन ली गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे। इसके बाद नेपाल में फंसे उन लोगों ने भारत सरकार से मदद की मांग की थी और फिर भारत सरकार ने उन्हें दिल्ली तक लाने के लिए एक प्लेन भेज दिया था। उधर नेपाल और फ्रांस के बाद दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वहां सरकारी नौकरियों में छटनी और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। इक्वाडोर की राजधानी कीतो समेत देश के कई शहरों में विद्रोह शुरू हो गया। लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर दी, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान सबसे ज्यादा बवाल इक्वाडोर की राजधानी कीतो में हुआ। वहां प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और मार्च निकाला। वो सरकारी इमारतों का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। भड़के हुए लोग किसी भी कीमत पर आगे जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वाले दीवार बनकर खड़े हो गए।
इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग के सामने ही हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए और इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों का पारा 7वें आसमान पर चला गया और वो पुलिस वालों से भिड़ गए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। अफरा तफरी के हालात बन गए। इक्वाडोर की राजधानी कीतो की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर गिरे आंसू गैस के गोलों को उठाकर उन्हें पुलिस वालों की ही तरफ उछाल दिया। कीतो समेत इक्वाडोर के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। सड़क पर उतरे लोगों ने सरकारी नौकरियों में की गई छटनी का विरोध किया, क्योंकि आर्थिक संकट से जूझ रही वहां की सरकार ने हजारों कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। इतना ही नहीं, इक्वाडोर में लगातार बढ़ रही महंगाई और अपराधों के विरोध में भी लोगों ने आवाज उठाई और राष्ट्रपति दानियल नोबोआ के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारी कीतो में सरकारी इमारतों तक मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने रोका तो वो भड़क गए। उधर जापान की राजधानी टोक्यो में अचानक हुई बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां कई घंटों तक जोरदार बारिश हुई। इसकी वजह से वहां ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि सड़कों से लेकर मेट्रो स्टेशन तक हर जगह पानी ही पानी नजर आया। इसके बाद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। बारिश और जलभराव की वजह से वहां कई जगहों पर भारी नुकसान होने की भी खबरें सामने आई, क्योंकि टोक्यो में अचानक आई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां के एक मेट्रो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पर पानी गिरता नजर आया। ऐसा लगा जैसे वो ट्रेन किसी झरने के नीचे खड़ी हो। जानकारी के मुताबिक उस ट्रेन के ऊपर वाला हिस्सा भारी बारिश की वजह से टूट गया था। इसके बाद बारिश का पानी सीधे मेट्रो पर गिरना शुरू हो गया। उस पूरे मेट्रो स्टेशन का हाल ऐसा ही नजर आया। हर तरफ पानी जमा हो गया। इसकी वजह से ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही थी। इसके अलावा वहां की सड़कें भी जलमग्न हो गईं। वहां घुटनों तक पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना तक मुश्किल हो गया। टोक्यो के अलावा उसके आसपास वाले प्रांतों में भी बेहिसाब बारिश हुई। वहां भी जलभराव ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से टोक्यो से उड़ने वाली करीब 250 फ्लाइटें रद्द कर दी गईं। इसके अलावा एक शहर से दूसरे शहर के बीच चलने वाली ट्रेन भी कैंसिल कर दी गई। 100 बात की एक बात यह कि दुनिया पर सबसे बड़े खतरे की घंटी फिर बज गई है। सबकी नजरें इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध पर बनी हुई थी और ट्रंप अपने ही गुणा भाग में लगे हुए थे कि पुतिन ने वो कर दिया कि सबकी सांसें थमी हुई हैं। तो ऐसा क्या हुआ है यूरोप में और क्या किया है रूस ने, ये सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर एक्शन शुरू हो गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पता है किसको कहते हैं? वो जानने के लिए पूरी खबर और खबर के पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। दुनिया के एक कोने में तनाव की लहरें दौड़ने लगी हैं। और ये मत समझिएगा कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया का इससे लेना देना है। रूस से बिल्कुल लगा हुआ एक देश है बेलारूस, तो आप जानते होंगे पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ टूटा तो रूस से कई देश अलग हो गए थे। उनमें बेलारूस भी था। बेलारूस के एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ पोलैंड है, और बेलारूस के दक्षिण में है यूक्रेन। यानी पोलैंड और रूस के बीच में बेलारूस पड़ता है और पोलैंड है नेटो के साथ, मतलब अमेरिका के साथ। अमेरिका के ही साथियों का संगठन है नेटो और नेटो के सारे देश मिलकर युद्ध लड़ते हैं। मतलब किसी भी देश पर हमला हो तो सारे एक साथ लड़ने आ जाएंगे। ये इस तरह का संगठन। तो एक तरह से मान लीजिए कि पोलैंड में अमेरिका बैठा है अपनी सेना लेकर, और बेलारूस है तो अलग देश, लेकिन वो पूरी तरह से रूस के साथ है। और बेलारूस के दक्षिण में है यूक्रेन। यूक्रेन भी सोवियत संघ जब टूटा था तो रूस से अलग होकर बना था। यूक्रेन भी नेटो में जाना चाहता था, उसी के खिलाफ तो था रूस। और रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया था वो बेलारूस के रास्ते ही किया था, आपको याद हो तो। सितंबर 2021 में रूस और बेलारूस ने युद्धाभ्यास किया था। युद्धाभ्यास का नाम था जापद। जापद का रूसी भाषा में मतलब होता है पश्चिम, वेस्ट, जापद। आपको याद है रूस के टैंकों पर अंग्रेजी का Z अक्षर बना हुआ दिखता था। वो जापद अभ्यास के टाइम ही लगाया गया था। पहले तो रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर अभ्यास किया था। उसके कुछ ही महीने बाद फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो अब क्या हुआ है कि रूस और बेलारूस ने फिर अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अब है ये जापद 2025। तो फिर से नेटो में खलबली मच गई है कि कहां तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात होनी थी
और कहां ये अभ्यास फिर से शुरू हो गया, क्योंकि जैसा हमने बात की, बेलारूस के पश्चिम में है पोलैंड और उसके पूर्व में है रूस, दोनों के बीच में बेलारूस, और दक्षिण में है यूक्रेन, और उत्तर में क्या है? बेलारूस के उत्तर में है लिथुआनिया और लातविया। ये दोनों भी 1991 तक रूस के साथ थे, सोवियत संघ में, लेकिन फिर रूस से अलग हो गए। और ये दोनों देश और इनका पड़ोसी एस्टोनिया, ये तीनों देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, तीनों बाल्टिक देश कहलाते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे हैं। तो ये तीनों बाल्टिक देश भी अमेरिका के साथ हैं, और ये अभ्यास हो रहा है पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के ठीक बगल में। ये खबर सुनते ही नेटो देशों, खासकर पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, चारों जो नेटो देश हैं, इनमें हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले रूस के ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस गए थे। पोलैंड ने इसे जानबूझकर की गई हरकत बताया था और नेटो के नियम आर्टिकल 4 को लागू कर दिया। यह वो नियम है आर्टिकल 4 नेटो का, जिसके तहत इमरजेंसी बैठक बुलाई जाती है संगठन की, क्योंकि यह सब एक छोटी सी जगह सुवाल्गी गैप के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कहा जाता है, सुवाल्गी गैप। लेकिन यह जगह है कहां और यह इतनी खतरनाक क्यों है? तो रूस का नक्शा तो आपने देखा होगा, एक विशाल देश है, उत्तर और पूर्व में फैला हुआ है, लेकिन रूस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कलिनिनग्राद। ये पश्चिम में बाल्टिक सागर के किनारे है। ये रूस से अलग थलग है, मुख्य देश से कटा हुआ है ये रूस में, लेकिन रूस से अलग है। ये बेलारूस के पास है, लेकिन बेलारूस से भी लगा हुआ नहीं है। कलिनिनग्राद के ठीक पूर्व में बेलारूस है, जो रूस का सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन बेलारूस से रूस का ये टुकड़ा लगा हुआ नहीं है, बीच में जमीन का गैप है। जैसे हमने बात की, बेलारूस के पश्चिम में पोलैंड है, पोलैंड के ऊपर उत्तर में 3 छोटे देश हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, और नक्शे पर एक पतली सी पट्टी है, सिर्फ 65 किलोमीटर लंबी। यह पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा का वो हिस्सा है जो बेलारूस और कलिनिनग्राद के बीच में जो गैप है, 65 से 70 किलोमीटर सिर्फ। इसे कहते हैं सुवाल्की गैप। अगर रूस और बेलारूस इस छोटी सी जमीन पर कब्जा कर लें तो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया बाकी नेटो से कट जाएंगे, वो तीनों अलग हो जाएंगे। कोई सड़क नहीं, कोई रेल नहीं, कोई जमीन का रास्ता नहीं बचेगा। इन तीनों देशों के एक तरफ होंगे रूस और बेलारूस और दूसरी तरफ समुद्र, यानी ये तीनों देश अकेले पड़ जाएंगे। यानी ये वो जमीन है जो पुतिन को चाहिए ही होगी, और यहां अगर जंग हुई तो नेटो को कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेटो के सदस्य हैं। यानी सीधे शब्दों में अमेरिका और रूस की लड़ाई। इसलिए इस 65 किलोमीटर के गैप को कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। अगर रूस ने इन तीनों देशों को अलग थलग कर दिया तो नेटो को समुद्र या हवाई रास्ते से ही मदद भेजनी पड़ेगी। लेकिन रूस के पास कलिनिनग्राद में ऐसी मिसाइलें हैं जो जहाजों और हवाई जहाजों को रोक सकती हैं। इसलिए सुवाल्की गैप को नेटो का सबसे कमजोर और खतरनाक हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा और ये तीनों देश आजाद हुए और फिर 2004 में ये नेटो और यूरोपीय संघ में शामिल हो गए, तो रूस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि एक तरह से अमेरिका उसके बगल में आकर बैठ गया, जो उसके लिए खतरा है। तो अब जो ये जापद 2025, जापद 2025 अभ्यास शुरू हुआ है, उसको लेकर यह खतरा जताया जा रहा है कि इसको सिर्फ अभ्यास मानकर नेटो हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पहले भी जब जापद अभ्यास हुआ था तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस और बेलारूस ने कहा कि इसमें 13,000 सैनिक हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कुल 30,000 तक हो सकते हैं। बेलारूस में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस में। रूस बेलारूस को ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है जो न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है, और सबसे डरावनी बात यह कि वो अभ्यास में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की प्रैक्टिस भी कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, 2017 में जापद अभ्यास हुआ था, 2017 में भी हुआ था, 2021 में, 2017 में भी हुआ था जापद। रूस और बेलारूस ने सुवाल्की गैप पर हमले का अभ्यास किया था। तब उन्होंने अभ्यास में यह बताया कि उन्होंने काल्पनिक देशों पर हमले की प्रैक्टिस की। देश बनाए थे उन्होंने, 3 देश, विनबारिया, लुबेनिया और वेंशोरिया। बोला ये 3 देश के पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सब मानते हैं कि असल में वो 3 देश क्या थे, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर 2021 में जापद 2021 हुआ, उसमें रूस ने बेलारूस में भारी सेना तैनात कर दी, और सिर्फ 5 महीने बाद फरवरी में रूस ने बेलारूस से होकर यूक्रेन पर हमला कर दिया।
नेटो को अब डर है कि जापत 2025 भी ऐसे ही किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। नेटो में घबराहट है। कुछ दिन पहले रूसी ड्रोन पोलैंड में घुस गए थे, जिन्हें पोलैंड ने मार गिराया। पोलैंड ने तुरंत आर्टिकल 4 लागू किया, मतलब नेटो के सभी 32 देश आपात बैठक करेंगे, खतरे पर बात करेंगे। पोलैंड ने बेलारूस से अपनी सीमा पूरी तरह बंद कर दी। लिथुआनिया और लातविया ने अपने हवाई क्षेत्र में सख्ती कर दी। पोलैंड अपने आयरन डिफेंडर 25 अभ्यास में 34,000 सैनिकों के साथ तैयार है। जर्मनी क्वाड्रिगा 2025 अभ्यास कर रहा है, मतलब सब अभ्यास कर रहे हैं। नेटो के नए महासचिव बस कहते हैं कि रूस की हरकतें लापरवाही भरी और खतरनाक हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस बेलारूस में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि अभ्यास छोटा दिखता है, लेकिन छुपा हुआ खतरा बड़ा हो सकता है। तो यह साफ है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध से मजबूत होकर निकले हैं। वो नेटो को कमजोर दिखाना चाहते हैं। ड्रोन भेजकर वो नेटो को छेड़ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि देखें ट्रंप क्या करते हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने हाल ही में अलास्का में पुतिन से मुलाकात की। ट्रंप चाहते हैं यूक्रेन युद्ध खत्म हो, लेकिन पुतिन सुन नहीं रहे। ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों की बात की, लेकिन अभी तक पुतिन पर कोई बड़ा दबाव नहीं पड़ा है। ट्रंप अक्सर कहते हैं कि नेटो में यूरोप को ज्यादा खर्च करना चाहिए, अमेरिका को कम खर्च करना चाहिए। तो पुतिन समझ गए हैं कि यह नेटो की कमजोरी हो चुका है, क्योंकि अमेरिका पैसा खर्च करने को तैयार नहीं यूरोप की लड़ाई में। यानी इस खतरनाक शतरंज में पुतिन ने अपनी चाल चल दी है और ट्रंप को और नेटो को अब जवाब तैयार करना है। जब सोवियत संघ टूटा 1991 में, तो रूस कमजोर पड़ गया था। उससे अलग होकर जो ये देश बने, उनको अमेरिका एक एक कर नेटो में लाता तो गया, यानी अपनी छतरी के नीचे लाता गया, और रूस को मुंह चिढ़ाता गया। रूस के बगल में जाकर अमेरिकी सेना बैठ गई, क्योंकि ये देश नेटो में आ गए। यूक्रेन भी जाने ही वाला था। पुतिन ने बोला बस अब और नहीं जाएंगे अमेरिका के साथ। तो वो जंग तो चल ही रही है यूक्रेन के साथ। इधर ट्रंप दावे कर रहे थे कि एक दिन में जंग रुकवा देंगे, उधर पुतिन ने अगला अभ्यास शुरू कर दिया। तो 1991 से जो खेल अमेरिका खेल रहा था और रूस को घेरे जा रहा था, उसका अब जवाब दे रहे हैं पुतिन। अगर सुवाल्की गैप पर पुतिन ने कोई कदम उठा लिया, तो अभी तो आर्टिकल 4 लगाया नेटो, और आर्टिकल 5 लागू हो सकता है। आर्टिकल 5 क्या है कि एक देश पर हमला मतलब सब पर हमला माना जाएगा, यानी नेटो को कूदना पड़ेगा युद्ध में। इसका मतलब है अमेरिका और यूरोप को युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। इसलिए दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। यानी सुवाल्की गैप वो छोटी सी जमीन है जो दुनिया को युद्ध की कगार पर ले जा सकती है। तो ये मत समझिए इससे हमें क्या लेना देना, पूरी दुनिया को लेना देना। यूक्रेन युद्ध भी ऐसे ही शुरू हुआ था। रूस के टैंक बेलारूस में खड़े हैं। पोलैंड की सीमा पर 40,000 सैनिक तैनात हैं। बाल्टिक देशों में डर का माहौल है कि क्या ये सिर्फ अभ्यास है या इतिहास फिर दोहराया जाएगा। नेटो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुतिन वर्सेस ट्रंप का यह खेल हर पल खतरनाक होता जा रहा है। सुवाल्की गैप पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। अगर यहां चिंगारी भड़की तो यूरोप और अमेरिका की आग में पूरी दुनिया जल सकती है। 100 बात की एक बात। उधर क्रिकेट के एशिया कप में बांग्लादेश ने अपना पहला मैच जीत लिया। क्रिकेट के एशिया कप में बांग्लादेश की टीम ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। लगातार दूसरी हार झेलने वाली हांगकांग की टीम का एशिया कप से बाहर होना लगभग तय हो गया। हालांकि हांगकांग और श्रीलंका का मैच होना अभी बाकी है, लेकिन उसे जीतने पर भी हांगकांग की टीम टॉप 4 में जगह नहीं बना पाएगी। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार 8वें दिन रौनक रही। सेंसेक्स 355 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी उछलकर 25,114 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 1,54,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, फार्मा और मेटल सेक्टर के शेयरों में रही। हालांकि रियल्टी, एफएमसीजी और मीडिया इंडेक्स गिरकर बंद हुए। अगस्त महीने में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 2.07% पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की कुछ चीजों की कीमतों में आई हल्की तेजी की वजह से रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई। जुलाई महीने में यह दर 1.61% थी। इधर बिहार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना एक वीडियो जारी किया, जिस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। वीडियो को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। उसने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एक बार फिर अपमान किया। इसके साथ ही पार्टी ने मांग की कि कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे और इस वीडियो को सोशल मीडिया से तुरंत हटाए। इससे पहले बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया,
वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को दिखाया गया और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि उनकी मां उन्हें सपने में डांट रही है। ये वीडियो AI से बनाया गया था और इसके सामने आते ही बिहार में एक बार फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया। कुछ रोज पहले बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। वो मुद्दा थमा भी नहीं था कि इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को दूसरा मौका दे दिया कि वो उसे घेर सके। इसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया। हालांकि विवाद बढ़ने पर उसने मामले की जांच करने का भरोसा दिया। इस बीच कांग्रेस की सहयोगी RJD ने बीजेपी की आपत्ति को दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता दिया। लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी भड़क गई। पार्टी ने AI से बने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस ने यह वीडियो जारी कर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया। क्या यही अस्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कहां तक गिरेंगे आप? हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं दिखाया गया। इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। इस बीच बिहार में कांग्रेस की सहयोगी RJD के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का बचाव किया। उनके मुताबिक बीजेपी ने दूसरे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस वीडियो को बेवजह तूल दिया। लोगों को अपना हिसाब देने के बजाय जानबूझ के इशू को डाइवर्ट करने का अपना काम भाजपा करती है। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद बिहार कांग्रेस की तरफ से मामले की जांच शुरू कर दी गई। सियासी बवाल तब शुरू हुआ जब बिहार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां का AI से बना एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री की मां उन्हें सपने में डांट रही हैं। उधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगे। ये घटना वहां के एक होटल में हुई जहां डोनाल्ड ट्रंप एक डिनर के लिए पहुंचे थे। उनके साथ उपराष्ट्रपति JD वैंस समेत तमाम नेता और मंत्री भी इसी डिनर में मौजूद थे। इसी बीच फिलिस्तीन का समर्थन करने वाली कुछ महिलाएं उस होटल में घुस गईं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों के सामने ही फिलिस्तीन की आजादी के